स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 के संजीव डेस्क वर्क से मॉडल पेपर नंबर 4 और उसका सवाल नंबर 2 हल करेंगे, जो हमें दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे उसमें पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया वो दिया गया वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। देखिए, वर्गीकृत आंकड़े होते हैं जो सारणी में हमें दिए जाते हैं और उसमें अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखना। और यहाँ पे हमें कोई विधि नहीं दी गई है तो हम सिंपली प्रत्यक्ष विधि से लिख सकते हैं, जो कि होता है सिग्मा यानी कि उनका जोड़ FI XI और बट्टे में सिग्मा FI। तो इस तरीके से हमारा पहला खाली स्थान होता है संपूर्ण। दूसरे में हमें दिया गया है बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। यानी हम एक समझ सकते हैं कि हमारा एक भुजा है, एक जिसमें हमें दी गई है AB और उसका मध्य बिंदु क्या है, P है ये रेखाखंड में। अर्थात P AB को 1:1 में यानी बराबर भागों में विभक्त कर रहा है। तो P के निर्देशांक क्या होंगे? सिंपली हमें यहाँ पे बताया गया है कि P के निर्देशांक क्या हो सकते हैं। तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हमें यहाँ पर इन दो बिंदुओं के निर्देशांक जब नहीं दिए गए हैं तो सिर्फ अनुपातों से हम निर्देशांक वैसे निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ पे बता सकते हैं। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए काफी बार दिया जाता है कि एक रेखाखंड है, उसका मध्य बिंदु भी दिया गया, अनुपात भी दिया गया, तो निर्देशांक P के निर्देशांक क्या होंगे। तो जब तक ये दो बिंदु के निर्देशांक हमें नहीं मिलेंगे हम P के निर्देशांक नहीं निकाल सकते। लेकिन मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिख सकते हैं, जो होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 x2 x1 y2 प्लस y1 भाग में 2, जो हम यहां पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा अब सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर इसे आप x1 x2 y1 y2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है दोनों को जोड़ना है और दोनों में 2 का भाग लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, cos स्क्वायर 45 डिग्री के मान के लिए पहले cos 45 डिग्री का मान हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले cos 45 का जो मान होता है वो लिख देते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2। और अब स्क्वायर है तो हम पूरे पे स्क्वायर करेंगे, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, √2 का वर्ग होता है 2। तो ये हमारे यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या होगी, कितनी होगी वो हमें बतानी है। याद रखिए गोला है और गोले का आयतन दिया है, तो सबसे पहले फॉर्मूला आयतन का लगेगा 4/3 पाई r क्यूब। और यह आयतन कितना है, किसके बराबर है, यह है 12 पाई के बराबर। देखो एक चीज याद रखिएगा, गोले का आयतन हमें दिया गया ये रहा और इसी के बराबर में गोले का आयतन का सूत्र लिख देते हैं हम, जो हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों के अंदर पाई है। अगर ये पाई बराबर के इधर गुणा में है तो बराबर के उधर उसमें किसमें जाएगी, भाग में। यानी कहने का मतलब पाई एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगी। अब हम एक चीज यहां पे देखते हैं कि यहां पर ये 4 है गुणा में, ये 4 जो गुणा में है वो सामने चला जाएगा भाग में। तो हम देखते हैं ये 4 अगर भाग में जाएगा तो ये इसको काटेगा। हम इसे यहां पे इस प्रकार से बता देते हैं, यहां बचेगा बराबर में 12, इधर हम r³ को छोड़ते हैं और जो 4 गुणा में था वो भाग में आ जाएगा और जो 3 भाग में था वो गुणा में चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं 4 से यहां पे 12 कट रहा है 3 बार और 3 की गुणा 3 से करने पे आ रहा है 9। अब r के ऊपर से क्यूब हटाएंगे तो r बराबर में 9 के ऊपर चला जाएगा क्यूब रूट। अब हमें यहां ध्यान रखना है कि इसका घन निकालना, हमें वर्ग नहीं निकालना है। और घन निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम आगे भी हल कर सकते हैं। कैसे, जैसे r बराबर यहां पे हमने लगा दिया 9 का क्यूब रूट, लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं
कि 9 है और उस पे क्या है 1/3 पावर। क्यूब रूट का मतलब होता है कि जितनी संख्या उस पे ऐसे 1/3 की पावर आ जाती है। इसे हम लिखने का एक और तरीका भी है। जैसे हम क्या करते हैं, जो 9 है उसका 3 को स्क्वायर के रूप में भी हम लिख सकते हैं और उस पर क्या आ जाएगा 1/3 की पावर। और इसे लिखने का तरीका अंत में ये भी हो सकता है कि 3 है और इसका मतलब ये आता है जब भी कुछ इस प्रकार से हमें पावर्स दे रखी हो ब्रैकेट, तो इसका मतलब पावर्स की क्या होती है मल्टीप्लाई, इस प्रकार से। तो 3 वैसे का वैसा रहेगा, 2 की गुणा जब 1 से करेंगे तो आएगा 2 और बट्टे में है 3, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है जिन प्रेक्षणों की बारंबारता अधिकतम हो उन प्रेक्षणों को क्या कहलाता है। याद रखिएगा, जैसे हमें कुछ यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 1 2 3 7 3 2 3 1 3 5 3, ऐसे कुछ हमें यहाँ पर नंबर्स दिए जाते हैं। प्रेक्षणों में बारंबारता जब होती है तो हम देखते हैं किसकी अधिकतम बारंबारता, हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 की बारंबारता अधिक हो रही है। तो ये जिसकी बारंबारता अधिक होती है उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है बहुलक। तो हमें आंसर इतना ही लिखना है, ये सिर्फ बताने के लिए था कि उन्हें बोला क्या जाता है। फिर इसी में रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ दिया गया है कि 2 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा। 2 के प्रथम 5 गुणज, देखिए पहला 2 होता है, फिर उसका दूसरा गुणज होता है 4, यानी उसी का टेबल। फिर अगला होता है 6, फिर होता है 8 और फिर होता है 10। 5 गुणज चाहिए थे, 1 2 3 4 5, इनका गुणजों का योगफल क्या होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणजों को क्या करना है योगफल करना है। योगफल मतलब जोड़। तो 2 से 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 क्या होगा 30। तो प्रथम 5 गुण जो 2 के हैं उनका योगफल आएगा 30। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न, इनमें हमें जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, त्रिज्या दे रखी है r और वृत्त का एक त्रिज्या खंड है जिसका कोण हमें थीटा में दिया हुआ है और संगत चाप की लंबाई लिखनी है। तो हमें सबसे पहले संगत चाप की लंबाई चाहिए, तो उसका फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई जो होती है वो होती है थीटा बटे 360 डिग्री और 2 पाई r, ये गुणा में होता है। तो देखो थीटा की जगह जो कोण हमें दिया गया वो थीटा ही है, 360 2 पाई फॉर्मूला में, और r यानी त्रिज्या वो r ही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा यही, क्योंकि ये एक नंबर का प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ हमें करने को नहीं दिया जाएगा। फिर अगला हमें दिया गया किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा। देखिए सिंपल सा है, एक चीज हमें पहले ही बताई गई थी कि प्रायिकता में कभी आपको बोला जाए किसी भी इस घटनाओं का अंत में प्रायिकता का योग कितना होगा, तो वो हमेशा होगा 1। हमेशा याद रखिएगा 1 होगा, कभी भी 1 से कम या 1 से अधिक प्रायिकताओं का योग नहीं हो सकता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, चाहे कितनी भी संख्याएं हो उनका जब जोड़ किया जाएगा तो प्रायिकता का योग हमेशा कितना आएगा 1। 1 से अधिक कभी भी प्रायिकता का योग नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ दिया जा रहा है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई हमें दे दी गई है, बेलन का वक्र पृष्ठ भी हमें दे दिया गया, त्रिज्या में लिखनी है। तो जब भी हमें किसी भी यहाँ पे बेलन का, शंकु का क्षेत्रफल या फिर आयतन दिया हो या पूछा जाए उसी का फॉर्मूला लगाना होता है। तो हम देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर में है 66 सेमी स्क्वायर, क्योंकि ये हमें दिया गया। अब बेलन के वक्र पृष्ठ के नीचे हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई RH और बराबर में कितना है 66। हम यहाँ पे 2 गुणा पाई की जगह पाई का मान, r की जगह त्रिज्या, तो त्रिज्या हमसे यहाँ पूछी गई है r ही रहेगा, और h की जगह ऊंचाई जो हमें दी गई है 3 और बराबर में है 66। तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ भी गुणा और भाग नहीं हो रहा है, तो हम r को छोड़ देते हैं, बराबर में 66 है,
आर के साथ यहाँ 2 गुणा 22 गुणा और गुणा में 3 है, वो बराबर के उधर जाते किस में चला जाएंगे, भाग में। और जो भाग में है बराबर से उधर, वो बराबर के उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुणा में। एक चीज हम देखते हैं, 22 से 22 एकम 22 और 22 तिया 66 कट रहा है, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट रहा है। तो अब r बराबर बचा हमारे पास ऊपर 7 और भाग में 2। तो जब 2 का 7 में भाग लगाएं तो उत्तर आएगा 3.5 सेमी, और ये क्या निकली हमारी, त्रिज्या। तो इस क्वेश्चन में त्रिज्या हमारी रहेगी 3.5 सेमी। अगले क्वेश्चन में हमें एक ठोस गोले का व्यास दिया गया है 6 सेमी है, और गोले का आयतन हमें देना है, और साथ में ये बोला है कि उत्तर पाई में दीजिए, यानी पाई को आप चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गोले का आयतन लिखना है, फॉर्मूला आना चाहिए, और गोले का व्यास दिए। तो सबसे पहले हम व्यास को त्रिज्या में बदलते हैं। हमें पता है व्यास को त्रिज्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, व्यास में 2 का भाग लगाते हैं तो त्रिज्या आ जाती है। अब गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ध्यान से देखेंगे 4/3 एज इट इज है, और यहां पे पाई को हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि पहले से क्वेश्चन में दिया है कि हम पाई का मान पाई में ही रखेंगे। और यहां पर आर जो हमें दे रखी है, व्यास से त्रिज्या हमने निकाल ली है 3, और उस पे आएगा क्यूब, और इसे हम सीधा ये भी लिख सकते हैं, 3 को 3 बार लिखने पे गुणा करने पे आएगा 27, 3 का क्यूब 27 होता है, जिसमें हमने सीधा भी लिख दिया। तो देखोगे 3 से 27 कट रहा है कितनी बार, 9 बार। अब यहां पे बचा है 4 गुणा में पाई गुणा में 9। तो पाई को तो हम चेंज कर नहीं सकते, एज इट इज हमें रखना पड़ेगा क्योंकि उत्तर पाई में चाहिए। 4 की गुणा 9 से करने पे आएगा 36, और भाग में कुछ बाकी रहा नहीं है, और ये आ गया हमारा घन सेमी में, क्योंकि आयतन हमेशा घन में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा 36 पाई घन सेमी। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है एक बारंबारता बंटन का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्यक्ष विधि से हमें माध्य निकालना है, तो हमें पता है कि चर का मतलब क्या होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चर का मतलब होता है x, बारंबारता का मतलब होता है f, इसे fi और xi भी हम बोलते हैं। और इसके बाद में प्रत्यक्ष विधि हो या माध्य के लिए कोई भी विधि हो, हमें क्या करना होता है, इसके आगे एक ब्रैकेट हम बना सकते हैं जिसमें हमें x और f इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, f और x। तो यहां पे दोनों गुणा करनी होती है, 2 की गुणा 1 से करने पे आएगा 2, 4 की गुणा 2 से करने पे आएगा 8, 6 की गुणा 3 से करने पे आएगा 18, 8 की गुणा 2 से करने पे आएगा 16, और 10 की गुणा 1 से करने पे आएगा 10। फिर हमें क्या करना होता है, सिग्मा एफ को और सिग्मा एफ एक्स को प्लस करना होता है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो पहले एफ को करते तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। ये हमारा जो आंसर आया वो आया सिग्मा एफ, या इसे एफ आई भी हम लिख सकते हैं। और सिग्मा एफ एक्स या एफ आई एक्स आई, इसका मान आएगा 2 और 8 10, 10 और 18 होगा 28, 28 और 16 होगा 44, 44 और 10 होगा 54। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से हमें अगर माध्य निकालना है तो इसका होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स या एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ या एफ आई। तो एफ आई और एक्स आई इसका टोटल जोड़ है 54, और डिवाइड में एफ आई हमारे पास है 9, भाग लगाने पे हमारा माध्य निकल जाएगा 6 बार आएगा, यानी माध्य आया है 6 हमारा आंसर। इसी से आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य में पहले से दे दिया गया है, और जो कि क्रम से है, बहुलक 70 है और माध्य है 100।
तो माध्यिका ज्ञात करनी है हमें, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका रिलेशन मैंने पहले भी आपको काफी बार बताया है कि इन बहुलक और माध्य और माध्यिका के बीच में रिलेशन क्या होता है। ये हमेशा याद रखने वाली चीज है कि 3 माध्यिका 3 गुणा माध्यिका बराबर होता है बहुलक और प्लस में 2 गुणा माध्य के। तो ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे माध्यिका पूछी है, तो 3 गुणा माध्यिका तो एज इट इज वैसे का वैसे ही रहने वाला है। माध्यिका या माध्यक मीडियन एक ही मतलब होता है। और बहुलक हमें यहाँ पे दिया है, बहुलक और माध्यक क्रमशः थे, तो बहुलक पहले है 70 प्लस में 2 गुणा माध्य हमारे पास है 100। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है, तो 70 और प्लस में 2 की गुणा 100 से करने पे क्या आ जाएगा 200। तो दोनों को प्लस करने पे आएगा 270। अब हमारे पास सामने था 3 गुणा माध्यिका, तो हम क्या करते हैं, यहां पर सिर्फ माध्यिका को रख देते हैं और ये जो 3 गुणा में था ये बराबर के उधर आएगा, तो किस में आ जाएगा भाग में। अब हम 3 का 270 में भाग लगाएंगे तो ये जाने वाला है 90 बार। तो इस तरीके से हमारा यहां पे आंसर आ जाएगा माध्यिका बराबर 90। इसी से आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है, यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने प्रायिकतार्य 2/3, तो छात्र द्वारा प्रश्न सही नहीं होने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रायिकता के लिए हमें कम से कम ये जो होता है फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक प्रायिकता होना और एक प्रायिकता न होना, नोटी, इन दोनों का टोटल 1 होता है। हमें पता है प्रायिकता में कितने भी संभावित परिणाम आते हैं उन सब का योग 1 ही आता है, ये हमने पहले भी देखा है। तो प्रायिकता होना, देखिए कोई बच्चा था जो प्रश्न का हल करने की प्रायिकता उसकी 2/3 थी और प्रश्न का हल नहीं करने की प्रायिकता में ज्ञात करनी थी, तो होने की प्रायिकता था 2/3 और प्लस में न होने की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है और बराबर में 1 है। तो हम क्या करते हैं, ये न होना है ना, नोट ई, जो इससे भी हम बता सकते हैं, इसको हम वैसे का वैसे रखेंगे, बराबर में 1 था और ये प्लस का 2/3 जब इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का, और जब बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे और प्लस माइनस हो तो बट्टे वाली संख्या का हमें क्या करना पड़ता है एलसीएम। तो 1 और 3 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3, और सिंपली एलसीएम करते हैं तो हमें 1 का 3 में भाग लगाएंगे 3 बार और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3, माइनस 3 का 3 में भाग 1 बार और 1 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2। तो 3 में से जब माइनस करेंगे 2 आए तो आएगा 1 और भाग में कितना है 3। ये किसकी प्रायिकता है, नॉट ई की, यानी कि हल नहीं करने की प्रायिकता कितनी आई है 1/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो था सेकंड का वो भी होता है कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर जो आगे हमें दिया गया 8, इसमें हमें दिया गया घनाभ की लंबाई दी हुई है, घनाभ की चौड़ाई दी गई है और घनाभ की ऊंचाई दी गई है, साथ में हमें घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण, जो हमें याद रखना पड़ेगा। तो घनाभ के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले अंडर रूट में हमारे पास सबसे पहले लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई हमारे पास है यहां पर 12 उसका स्क्वायर प्लस में चौड़ाई हमारे पास है 9 उसका स्क्वायर और प्लस में ऊंचाई हमारे पास है 8 उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 12 का वर्ग होता है 144 प्लस में 9 का वर्ग होता है 81 और 8 का वर्ग होता है हमारे पास 64। अब हम क्या करते हैं, सभी को अंडर रूट के अंदर ही प्लस करते हैं। तो 144 प्लस 81 प्लस 64 प्लस करने पे आएगा
289, और 289 का स्क्वायर रूट निकलता है 17, और ये आंसर आया मीटर में। और ये हमने फॉर्मूला था घनाभ के विकर्ण का, तो हमारा आंसर भी क्या निकला है, घनाभ के विकर्ण और उसकी लंबाई, ये आएगा 17 मीटर। इसी में क्वेश्चन नंबर 9 जो है बड़ा आसान है। हमें यहाँ पे इन बंटन का बहुलक बताना है। तो बहुलक बताने के लिए हमें सिंपल सा करना था, जिसकी संख्या अधिक बार आ रही है, सर्वाधिक बार आ रहा है, वही बहुलक हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं 5 3 बार आ रहा है, 2 1 बार आ रहा है, तो अभी तक तो 5 ही बहुलक है। 3 2 बार आ रहा है लेकिन 5 3 बार आ रहा था। उसके बाद 7 1 बार ही है, 4 1 बार है, 3 2 बार हम पहले देख चुके हैं, 5 3 बार देख चुके हैं, 9 1 बार है। तो सर्वाधिक बार आ रहा है 5, तो इसका बहुलक क्या होगा 5, जो सबसे अधिक बार आए। फिर क्वेश्चन नंबर 10, एक थैले में 1 से लेके 10 अंक तक के 10 टिकट है। थैले से यादृच्छिक एक टिकट निकालना है और निकाले गए टिकट पर विषम अंक होने की प्रायिकता में बतानी है। इसके लिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि थैले में 1 2 3 4 1 से लेके 10 अंक है, 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 अंक के टिकट थे। इसमें से हमें एक टिकट निकालना है, लेकिन वो टिकट विषम अंक की हो। तो विषम अंक की प्रायिकता हम कैसे निकाल सकते हैं, विषम अंक की प्रायिकता निकालनी है तो विषम अंक लेना पड़ेगा, जो कि 1, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, 5, बाकी बीच में सारे सम अंक है। तो विषम अंक में 1 2 3 4 5, और बट्टे में टोटल अंक कितने थे 10, और इसकी प्रायिकता कितनी आ रही है 5 से 5 1 बार और 5 से 10 2 बार, 1/2। अगला क्वेश्चन नंबर 11, देखिए यहां पर हमें दिया दो गोले हैं, गोले की त्रिज्या का अनुपात हमें दे रखा है। एक की त्रिज्या का अनुपात ये है, एक का अनुपात ये है, उनके आयतन का अनुपात हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। यहां पे हमें दिया गया 2 गोले, तो प्रथम गोला और दूसरा गोला, उसके आयतन का अनुपात निकालना, तो आयतन का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरे का अनुपात निकालना, बट्टे का मतलब अनुपात ही होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आप अनुपात में भी लिख सकते हो। अब हमें एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी है सबसे पहले, कि दोनों के अंदर त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो ये जो चीज है ये तो कॉमन रहने वाली, ये नहीं, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गई क्रॉस, तो हम पहले ही कर देते हैं ताकि बाद में आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पाई भी दोनों में एक कॉमन रहेगी तो क्रॉस हो जाएगी। तो अब हमारे पास दोनों की त्रिज्या बची है, तो पहले की त्रिज्या का अनुपात क्या था 3 था, तो हम लिख सकते हैं पहले की त्रिज्या की जगह 3, और ऊपर क्या रहेगा क्यूब। दूसरे की त्रिज्या क्या थी 2, और उसकी भी ऊपर क्या रहेगा क्यूब, बाकी तो सारा सेम था, कट गया है। इसे हम आगे हल करते हैं। देखो यहां पर हम देखते हैं कि 3 है और ये 3 सेम ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसके साथ x या y कुछ लगा देते हैं, क्योंकि ये यहां पर कोई हमें सेमीमीटर में नहीं दे रखा, अनुपात दे रखा है। तो 3x को 3 बार लिखना है, यहां पे हम लिख देते हैं, और बट्टे में 2x को भी 3 बार लिखना है, ये भी हम लिख देते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं जो x है वो तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा क्रॉस, ये हम यहां पे भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। अब देखो 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9, और 9 की गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 27, और 2 की गुणा 2 से 4, और 4 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 8। बट्टे का मतलब है अनुपात में, यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 27:8। तो जो गोलों का आयतन का अनुपात है वो आया 27:8। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। फिर से हमें यहां पर दिया गया है एक बंटन दिया गया है, जिसके अंदर हमारे पास संख्याएं 0 1 2 3 0 1 3 5 7 10 है, और इसमें हमें परास ज्ञात करना है। देखिए परास ये एक्चुअली हमारी बुक में कहीं नहीं था, लेकिन हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी। परिसर, परास और ये जो आते हैं, इसमें एक सिंपल सा चीज होता है। परास में हमें इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी होती है और सबसे छोटी संख्या देखनी होती है।
बड़ी और छोटी संख्या का जो अंतर होता है एक्चुअली वही हमारा परास होता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाने पे जो आंसर आता है वो हमारा परास हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो खंड अ है मॉडल पेपर नंबर 4 का वो होता है समाप्त।